नमस्कार। जेई एग्जाम अगले सप्ताह होने वाला है और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डीवी सिंह सर से कि किस तरीके से जेई एग्जाम के अंदर बच्चों के मानसिकता को रखना चाहिए, पेरेंट्स को कैसे कोऑपरेट करना चाहिए इन बच्चों के लिए। सर बताइए कि जेई एग्जाम अभी एडवांस होने वाला है, तो एग्जाम के समय जो बच्चे बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, तो उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है और ऐसा वो क्या सोचें क्या ना सोचें जिसके कारण से बेहतर रिजल्ट निकले उसके। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अभी एग्जाम भी आने वाला है एडवांस का, और इस क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा के साथ चलता क्या है उस समय। तो पहला तो है कि भाई कोई भी बच्चा जब पढ़ता है तो उसके साथ कोई एक चैप्टर होता है जो बहुत स्ट्रांग रहता है उसको, तो उसके कारण उसको ईगो ऑफ चैप्टर रहता है। ईगो ऑफ चैप्टर। अच्छा। दूसरा ईगो ऑफ सब्जेक्ट भी होता है। हो सकता है उसका मैथ अच्छा हो, फिजिक्स खराब हो। सर एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या तरह का ईगो है। जैसे सबसे पहले अपन फोकस करते हैं, जैसे मान लीजिए कि बच्चे के दिमाग में रैंक लाने का एक होड़ लगा रहता है कि मुझे ये रैंक लाना है। तो ईगो ऑफ रैंक भी हो सकता है। ईगो ऑफ रैंक होता ही है। तो सर इसके बारे में थोड़ा अपडेट करिए कि ईगो ऑफ रैंक से क्या हो रहा होता है बच्चे के दिमाग में। पहले बच्चे जब एग्जाम देते हैं, जैसे किसी कोचिंग को ज्वाइन किया है, कहीं ज्वाइन किया है, कोई इंडिविजुअल को ज्वाइन किया है, तो वह जब एग्जाम देते हैं तो उसमें उनको 10 रैंक, 20 रैंक, 50 रैंक, 100 रैंक, ऐसे 2000 रैंक आते रहते हैं। जब वह एग्जाम जब रियल एग्जाम देते हैं तो उस समय एक बड़ी इंटरेस्टेड चीज आएगा कि भाई वह क्या करता है कि बच्चा जब एग्जाम देता है तो जैसे कोचिंग में परफॉर्म कर रहा था एग्जाम के दरमियान वैसा वो परफॉर्म नहीं कर पाता, कभी कभी, हमेशा नहीं। तो होता ही वो है कि वो बच्चा सोचता है कि अरे अब तो मेरा रैंक ही नहीं आएगा, वहां हम अच्छा कर रहे थे यहाँ खराब कर रहे हैं। तो एक साइकोलॉजी उस पर चलता है निगेटिव, और वह निगेटिव साइकोलॉजी जब चलना शुरू करता है तो वह ईगो ऑफ रैंक के कारण जो साइकोलॉजी निगेटिव साइकोलॉजी चल रहा है उसके कारण उसका परफॉर्मेंस पुअर हो जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रैंक के बारे में नहीं सोचना चाहिए एग्जाम के दौरान। एग्जाम हो सकता है पेपर हार्ड है तो कम नंबर पर भी आपको अच्छा रैंक आ सकता है। इसीलिए आपको अगर आसान पेपर आता है तो स्कोर करने की कोशिश करिए मैक्सिमम, और हार्ड आता है तो 3 आवर्स फाइट करो। अगर 3 आवर्स का पेपर है तो पूरी माने आपको ताकत के साथ फाइट 3 आवर्स कीजिएगा, तो आपको उतना नंबर जरूर आ जाएगा जो आप रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक निगेटिव है, बात बता रहे हैं, जो कोचिंग जो रैंक दे रहा है वह आईआईटी का रैंक नहीं हो सकता, ये कंफर्म रही। क्योंकि ये कोचिंग क्या है, एक कैप्सूल प्रिपरेशन है, एक कलेक्शन है बच्चों का, उसके अलावा भी तो अदर कलेक्शन है। और इंडिया में 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट, दस कोचिंग, उसके अलावा भी बहुत से रैंक आते हैं जो किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं करते, इंडिविजुअल पढ़ करके भी रैंक आता है। तो इंडिविजुअल पढ़ रहा है वो उसमें शामिल नहीं हो रहा है, तो ऐसे कलेक्शन है। इसीलिए ये एक सेट मान लेना, ये मल्टीपल सेट है और वह मल्टीपल सेट्स में से सिलेक्शन होना है। इसीलिए आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरा रैंक अगर जो कोचिंग में आ रहा है वही आएगा। ठीक है, आप बेटर तैयारी किए हैं तो बेटर करेंगे, यह सोच करके चलना चाहिए। और सर इसके बारे में भी आप बताएं कि जो बच्चा सब्जेक्ट उसका एक दो अच्छा होता है, कोई उसका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो उसमें वो ईगो ले लेता है सब्जेक्ट को लेकर, ईगो सब्जेक्ट कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो मैं इसमें स्कोर करूंगा। अब आप तो ये जानते नहीं हो कि उस पेपर का लेवल किस तरह का आएगा आपके सब्जेक्ट में, जी। और आप उसमें किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट को लेकर के, थोड़ा इस पर रोशनी डालिए। जी, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक मेरे यहाँ स्टूडेंट था आयुष्मान सर, उसका फिजिक्स बहुत अच्छा था, मैंने मेरे को बहुत मानता था। वो लड़का का जब पेपर एडवांस देने गया तो आपको ताज्जुब होगा कि फिजिक्स पूरा पेपर देखा, एक भी सवाल उससे नहीं बना, केमिस्ट्री पूरा देखा, एक भी सवाल नहीं बना, और मैथ देखते गया मिडिल से उसको सवाल बनना शुरू हुआ। और ताज्जुब होगा कि फिर वो रिवर्स आया तो सारे पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में अच्छा किया, 187 रैंक भी आया। आपको मैं बता रहा हूँ। इसलिए कोई भी अपना नहीं है सब्जेक्ट। अगर फिजिक्स, अगर मान लीजिए कोई कहता है कि मेरे को फिजिक्स बहुत आता है और पेपर हार्ड आ गया, तो हो सकता है मैथ में ही अच्छा स्कोर कर जाए, केमिस्ट्री में ही अच्छा कर जाए। हो सकता है कोई माने कि मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा, मैथ में तो नंबर फोड़ देंगे, और हो सकता है मैथ हार्ड पूछ दिया और केमिस्ट्री और फिजिक्स आसान कर दिया। तो इसीलिए कोई सब्जेक्ट अपना है और ये पढ़ाया है ऐसा नहीं करना चाहिए। पेपर पूरी पढ़िए। मैं बताऊं सर, उसकी क्वालिटी के ऊपर आप अटेम्प्ट करिए कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं। मैं बताऊं, वही लड़का रैंक लाता है जो पहली राउंड में लल्लू टाइप का, लल्लू माने समझ रहे हैं,
मैंने इजी टाइप के क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेता है और उसको जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सवाल बनाइएगा तो उसमें एरर आने का चांस कम होता है। तो वह इजी टाइप के जितने भी सवाल है सिलेक्ट कर ले, तीनों सब्जेक्ट में बना ले, और जब सेकंड लेवल का टफ सवाल है उसको बनाए सेकंड अटेम्प्ट में। मतलब 2 राउंड, मतलब 2 राउंड में पेपर करना चाहिए। और थर्ड राउंड में जो दमे नहीं बनने वाला है, टाइम बचता है तो करो या छोड़ दो। तो सर इसमें ये भी तो हो सकता है कि कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट के अंदर, मान लीजिए अगर फिजिक्स में ही है, कोई 1-2 चैप्टर उसका बहुत फेवरेट रहा हो, तो वो तो ईगो ऑफ चैप्टर भी कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है कि भाई वो उस चैप्टर का क्वेश्चन वो बच्चा एकदम दिल पे ले लिया कि मुझे इस चैप्टर के क्वेश्चन करना ही है। सही है, अब सही वो है। क्वेश्चन मान लीजिए टफ आ गया और आप उसमें उलझ रहे हैं, तो उससे नुकसान नहीं हो सकता? ये सर बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। ईगो ऑफ चैप्टर, जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छा आता है कोई चीज, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छा आता है या मैग्नेटिक फील्ड अच्छा आता है। मैग्नेटिक फील्ड से हर साल सवाल आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हर साल सवाल आता है। तो बहुत सा बच्चा सोचता है कि मैग्नेटिक फील्ड मेरे को बहुत आता है, और जब सवाल आया, क्वेश्चन पेपर देने गया तो उसी से सवाल उससे नहीं बना, तो उसको मन में क्या चलेगा? उस समय ये सोचना जरूरी है। साइकोलॉजी को साइकोलॉजी क्या चलेगा? वो सोचेगा जब तो मेरा रैंक नहीं आएगा, जो द बेस्ट चैप्टर था उसी से सवाल मेरा नहीं बना, और वो निगेटिव की ओर उसकी साइकोलॉजी ले जाने लगती है। तो यहाँ पर बहुत सा सवाल, जैसे रोटेशन को सबसे हार्ड मानता है बच्चा, कभी कभी रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन पूछ दिया, अब बच्चा रोटेशन पढ़ा ही नहीं और वह क्वेश्चन देखा ही नहीं, तो ये गलत है। कि यह चैप्टर कोई भी सही और क्वेश्चंस दूसरे चैप्टर के भी जो उसके वीक रहे हैं उसको भी एक बार देखना चाहिए। हो सकता है कि वो इजी हो और आपका कुछ फार्मूला पुटिंग वगैरह से ही सॉल्व हो जाए। होता ही है, ऐसा होता ही है। तो ये चीज कि यह मेरा चैप्टर है, ये हमसे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो सवाल अभी जैसा अभी एग्जाम है, अभी होने वाला है, तो मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं, तो सोचता है कि उससे सवाल नहीं बने, तो सोल्व एग्जाम्पल बना के चल जाओ ना, कम से कम फार्मूला पुटिंग तो आ गया, हो सकता है उस चैप्टर से फार्मूला पुटिंग पर सवाल आ जाए, तो वो तो बना लेगा ना वो। इसीलिए कोई भी चैप्टर अपना क्वेश्चंस के मेरिट के हिसाब से जजमेंट लेना है कि क्वेश्चन में हम फंसने का चांस है कि नहीं है, उसको आप देखिए। अगर आपके तैयारी के हिसाब से बैठता है तो आप कर लीजिए उसको। आप ये चैप्टर का लिस्ट बनाकर दिमाग में घूम रहे हैं कि ये चैप्टर करना है, ये नहीं करना है, मेरे हिसाब से ये नहीं, पेरेंट्स लाता है। पेरेंट्स को देखिएगा कि वो अमी के टाइम में आएगा, बोलेगा कि सर बता दीजिए इसमें कौन कौन चैप्टर या कर ले कि सेलेक्ट हो जाए। ये नहीं बताना चाहिए टीचर को, क्योंकि आप जो सिलेक्ट कर रहा है कि ये चैप्टर से दिमाग में आप कुछ फिक्स कर रहे हैं, उसको यूनिवर्सल माइंड को नहीं रहने दे रहे हैं, तो वह क्या करेगा, उस चैप्टर को ही क्वेश्चन को देखेगा, अदर तो देखेगा ही नहीं। और ऐसे चैप्टर आप अगर पूरा बना दिए तो मतलब ही नहीं है। आपसे तो पूछने आया कि 8-10 चैप्टर बना दीजिए, तो इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए कि कोई आपको ईगो ऑफ चैप्टर जो है ना, ये बहुत डेंजरस चीज। तो सर इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे कि बच्चे के दिमाग में पेरेंट्स जो है सिंस एग्जाम के साथ जा रहे होते हैं उनको एग्जाम दिलाने के लिए सेंटर पे, तो नजदीकी के कारण से हो सकता है कि पेरेंट्स का भी दिमाग पे उसका लोड हो कि भाई आज परफॉर्मेंस अच्छा देना है, जबकि एक नॉर्मल कोचिंग में जो एग्जाम होते हैं उसमें तो पेरेंट्स हार्डली साथ आते हैं या रहते हैं, नहीं इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। लेकिन हो सकता है ये ईगो ऑफ पेरेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाए कि बच्चा आज ये सोचे कि आज हमें परफॉर्म करके पेरेंट्स को खुश कर देना है, इससे भी तो कुछ नुकसान हो सकता है। सही है। देखिए मेरे अपने इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आदमी का वर्क डिवाइड नहीं है, हर चीज हर आदमी कर लेता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स का रोल क्या है, ये उसको ऑटोमेटिक समझना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। पेरेंट्स का रोल क्या है, टीचर का क्या रोल है। पेरेंट्स को उस समय ये बेटा ठीक करना, बहुत अच्छा करना, वो क्या कोई पेरेंट्स ये बात बोलता है उसको क्या वो लड़का जो पेपर देने जा रहा है ऐसे बोलने की कोई जरूरत नहीं। सही है। ये प्रेशर बनता है। दूसरा क्या है कि पापा क्या सोचेंगे, उनके रिलेटिव क्या सोचेंगे, मेरी मामी क्या सोचेगी, मेरा सिलेक्शन नहीं, ऐसे माहौल नहीं बनाना चाहिए जिससे उस बच्चा के दिमाग में ये बात चले उस समय। क्योंकि पेपर हो रहा है, हर बच्चा फर्स्ट रैंक नहीं ला सकता, सिलेक्ट हो सकता है, बहुत सा नहीं भी सिलेक्ट हो सकता है, अदर ऑप्शन को चूज कर सकता है। तो उस समय ये सारी चीजें नहीं चलनी चाहिए। पेरेंट्स क्या करना चाहिए उस समय, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। पेरेंट्स का उस समय एक ही रोल है कि बच्चा जो है होटल लो नजदीक सेंटर से,
सुबह में अगर वह टाइम रात को वह नींद बीच में नहीं टूटे, उसको यह व्यवस्था करो। हो सकता है 3 बजे टूट गया, 2 बजे टूट गया, मोबाइल ऑन रखा है और क्या पता बीच में रिंग आ गया, उस समय साइलेंट रखो या ऑफ कर दो मोबाइल को। ज्यादा लोगों को सेंटर मत बताओ। हो सकता है टहलते आपके घर में आ गए 2-4 रिलेटिव और आप तो 10 रूम थोड़े लिए होंगे, 1 रूम या 2 रूम लेंगे। बहुत सा पेरेंट्स उतना एफर्ट नहीं कर पाता है, तो वो कम ही एक ही रूम में रहता भी है। तो पेरेंट्स को भी किसी के बात करनी है तो बाहर जाके बात करो, रूम में मत बुलाओ, उसको सुला दो टाइम पर। और ये ध्यान रखो कि वो बच्चा बीच में नींद नहीं टूटे और वह 6-7 बजे आराम से जगे। उसके बाद फ्रेश हो जाए, एक लाइट उसको नाश्ता जो होता है जो कराते हो सिंपल कराओ और उसके बाद उसको सेंटर पर ले जाओ। और सेंटर पर गया तो उसको पॉजिटिव रखो, उसको अब पढ़ाई वढ़ाई की बात मत करो कि बेटा ठीक है जैसा हो, जैसा तुम करोगे आज हम तुम्हारे साथ कबूल है, हाँ तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। दूसरा क्या है कि बीच वाला जो टाइम होता है, जो दो पेपर्स के जो जेईई एडवांस के बीच में जो टाइम होता है 2 घंटे का आजू बाजू, तो 2 घंटे के आजू बाजू मैंने होटल का नजदीक लो तो वह उस समय मान लो जैसे लाइट उसको कुछ खाना खिलाओ, जैसे सैंडविच है, इस तरह की चीज है, उसको होटल में कार है या जिस ले जा रहे हो तो एक बैग में लेते जाओ और उसको लाते वक्त ही खिला दो, उसको बैठाओ मत। और आते उस रूम में अगर एसी है तो एसी को चला दो फुल, क्योंकि गर्मी में एग्जाम हो रहा है तो चला दो और आते उसको सोने का व्यवस्था कर दो कि 1 घंटा। अब ये मत डिस्कस करने लग जा कि पेपर कैसा हुआ है ना, पेरेंट्स बहुत उत्सुकता रहती है। आप वो तो सेकंड पेपर के बाद भी डिस्कस कर सकते हो। तो वो 1 घंटा सो ले, उसके बाद उसको चाय कॉफी जो भी पिलाना पिलाकर, मतलब बीच में सो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे 3 घंटे मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं, मैं भी आराम से सो गया था जब एग्जाम देने के बाद। सही है ना टाइम में पेपर तो 1 आवर बैठे 3 घंटे, आदमी कितना डबल स्पीड से काम किया होगा। एग्जाम में आप पेपर करते हैं तो बहुत स्पीड रहता है, बहुत ताकत लगती है। तो उसके बाद आदमी ऐसे खड़ा बैठा हुआ है, कहीं गया नहीं 3 घंटा, तो उसको आराम करने दो। उसके बाद उसको रिवाइज मत कराओ कि कॉपी रिवाइज कर दो, फालतू का वो टाइम खराब होगा। एकदम एग्जाम के आधा घंटा 1 घंटा पहले, आधा घंटा बाद में पता चल जाता है 10 मिनट का जरूरत रहता है, वहां पर आधा घंटा पहले ले जाओ, सेंटर में घुसा दो उसको और उसके बाद रिलैक्स रहो। उसके बाद उस दिन उसको आकर सोने दो। ऐसा मत करो कि अरे क्या हुआ कैसा हुआ, कुछ मत शुरू कर दिया। ये सब जो हुआ हो गया, क्योंकि अदर एग्जाम भी होते हैं ना उसके बाद, तो उस पर डिस्टर्ब हो जाता है। तो सर फाइनली एक मैसेज जो दीजिए जो पेरेंट्स और बच्चों को एग्जाम बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए चाहिए, आपको क्या सजेशन है ये दीजिए। तो फाइनल तो हम लोग सजेशन अभी दे ही दिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बच्चा को पॉजिटिव रखना है, उसको सोने का जो टाइम है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, फालतू की बातें नहीं कर रहा है रूम में कि फोन करके कोई आपको बोल रहा है और वहाँ कहा हाँ ठीक जा रहा है, ये चल रहा है। उस बच्चा को कूल रहने दो और पॉजिटिव बना रहे बच्चा एग्जाम में, ये ध्यान रखना है। और आपका बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चा पेरेंट्स का फेस देखता है, फेस वैल्यू है ना, आप मुंह बनाकर उसके पास जा रहे में है। जैसे बच्चा मान लीजिए एग्जामिनेशन देकर आया, थका हुआ है या उसका पेपर शायद फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं हुआ और वो थोड़ा आपको टेंस लग रहा है, तो साथ में आप भी टेंशन में आ गए कि जरूर कुछ गड़बड़ हुआ, आप बिल्कुल कूल रहिए। हाँ, उस समय थोड़ा बोल दीजिए कि एक मेरे जानने वाला है, उसका बच्चा का फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं गया और सेकंड पेपर अच्छा चला गया। जो गर्मी है, गर्मी के दिन में जैसे छोटंकी का ही फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं गया और सेकंड पेपर अच्छा चला गया, क्योंकि उस समय गर्मी था 47 डिग्री का और 47 बॉयल कर गया और सेकंड पेपर में हमने उपाय किया तो वो अच्छा चला गया। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर खराब चल गया तो सेकंड भी जाए। और एग्जाम में यहाँ पर दोनों मिलाकर रिजल्ट हो रहा है ना, तो आप उसको कूल रखो, बस पूछो मत कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। हाँ, शाम को हुआ जो है उतना नहीं पढ़ रहा है तो दुखित मत हो, थोड़ा कम पढ़ने दो, सोने पर ज्यादा ध्यान दो उसका कि ज्यादा सोए। तो आई होप इन बातों से आप लोगों को कुछ गाइडेंस कर मिला होगा कि किस तरीके से हम जेईई के एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें जो आने वाला है। और सर आपको समय देने के लिए, इस डिस्कशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी थैंक यू। हम दोनों विके सर हैं, हम डीवी सिंह हैं, हम लोग कोटा में इंडिविजुअल हम पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं। थैंक यू। आप सब्सक्राइब भी कीजिए, अच्छे हम वीडियो लाएंगे, रियल लाएंगे जो चीज़ है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। नहीं सर, बिल्कुल। और आप इसका लाभ उठाएं। हम लोग के इतने सालों के एक्सपीरियंस से जो भी लाभ मिल सकता है आप उठाएं। हाँ, जब से राइज किया कोटा तब से हम लोग हैं यहाँ पर। बिल्कुल। थैंक यू।